नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ। आज धामी सरकार के बजट पर चर्चा होगी। आज भू कानून बिल पर भी चर्चा होगी। धामी सरकार का धाकड़ बजट 1,01,175 करोड़ का बजट कल पेश किया गया और इसी के साथ ही आज भू कानून बिल पर भी चर्चा की जाएगी। तो धामी सरकार का धाकड़ बजट और इसी के साथ ही 1,01,175 करोड़ का बजट, जिसमें राज्य के लिए कई योजनाएं सरकार की ओर से दी गई हैं। आज भू कानून बिल पर भी चर्चा होगी। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में इस भू कानून पर मुहर लगा दी गई। भू कानून को मंजूरी मिली और आज इस भू कानून पर चर्चा हुई। बता दें कि भू कानून के चलते अब उत्तराखंड में नया भू कानून लाया जाएगा। पुराना जो भू कानून था वो खत्म कर दिया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून के ब्यूरो चीफ रजनीश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और जिस तरह से धामी सरकार का धाकड़ बजट कल पेश किया गया, उसमें तमाम योजनाओं पर जोर दिया गया, चाहे वो विकास के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, और इसी के साथ ही आज भू कानून पर भी चर्चा होगी बजट में। जी पूनम, निश्चित रूप से जिस तरीके से कल धाकड़ बजट आया है, उसके बाद से सत्ता के लोगों का यही कहना है कि उत्तराखंड के विकास में चार चांद लगाया गया बजट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेजरली फोकस किया गया है। जो पुल और जो सड़कें नई निर्माण होनी है, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिससे विकास होगा। कहीं ना कहीं जो ये बजट रहा है कल का, तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो साफ रूप से कह रहे थे कि ये नमो बजट है, कि ये नवाचार, आत्मनिर्भर, महान विरासत, इन सबको समावेशी बजट है, जिससे महिलाओं को सशक्त बनाने में, वाइब्रेंट विलेज को, टूरिज्म को लेकर, आयुष को लेकर, ऊर्जा को लेकर, इन सारी चीजों में उत्तराखंड अब कदम ताल करेगा। तो पहली बार ऐसा था पूनम कि कल जो बजट टेबल किया गया वो 1,11,45 करोड़ का आंकड़ा उसने छुआ है। और काफी मतलब दिल खोल के कहा जाए कि पूरी तरीके से पूनम ये धाकड़ बजट है जी। और जिसकी 2027 की कहीं ना कहीं जो झलक भी इसमें देखने को मिली, जिस तरीके से बजट 1 लाख का पार हुआ है, और मतलब गांव से लेकर, सड़क से लेकर, इनोवेशन से लेकर, युवाओं को इसमें अर्ध कुंभ के लिए भी फंड दिया गया है। कांवड़ यात्रा भी सावन में स्टार्ट होनी है, उसको लेकर भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। तो ओवरऑल अगर बजट को देखा जाए तो बजट पूरी तरीके से उत्तराखंड को विकास के डबल इंजन की जो सरकार है उसमें पंख लगाने वाला बजट कल पेश हुआ है। और इसी के साथ ही नमो के लिए भी करोड़ों का प्रावधान रजनीश जी यहाँ दिया गया। जी, इसीलिए इसमें करोड़ों का नमो के लिए प्रावधान किया गया है। सप्तऋषि मंडल वाली बात यहाँ पर निकल के सामने आ रही थी कि उनका कहना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आयुष है, पर्यटन है, ऊर्जा है, इन सभी क्षेत्रों में विस्तृत कार्य करेगी उत्तराखंड सरकार, जिसको लेकर तमाम तरीके के प्रावधान अलग अलग किए गए हैं। इसके साथ ही जो भू कानून की बात चल रही थी, लंबे समय से लड़ी जा रही थी, पहाड़ के लोगों की जो विषमता थी वो यही थी कि वो अपनी जमीन होने के बावजूद भी भूमिहीन हो चुके हैं और वहां पर उनको एज अ पियोन या वेटर की नौकरी करनी पड़ रही है अपनी जमीन देने के बाद भी। तो जो ये जमीन का जो गोरख धंधा हुआ है, बाहर के लोगों ने जो यहाँ पर सर्किल रेट बढ़ा के जिस तरीके से खेल हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं पहाड़ के लोगों की जो रोजगार था, स्थायी रोजगार, वो समाप्त हो रहा था। तो उस पे अब अंकुश लगेगा, क्योंकि कैबिनेट से पास हो गया है वो कानून और सदन में भी रख दिया गया कल। तो आज इस पे भी हंगामेदार चर्चा होने के पूरे आसार हैं विधानसभा के सत्र में। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। बजट आने के बाद भी एक कांग्रेस ने सीधे सीधे निशाना साधा है, तो वही मनसा पे भी सवाल अभी खड़े कर रहे हैं। जिस तरीके से वो कानून लाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार, इन 2 जनपदों को छोड़ के समस्त 11 जनपदों में जमीन बाहर के लोग अब जो कृषि जमीन है वो नहीं खरीद पाएंगे। तो इस तरीके के तमाम प्रावधान आज काफी हंगामेदार सत्र होने वाला है। बिल्कुल रजनीश जी, देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष तो हंगामा करेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो वहीं महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। समापन से पहले श्रद्धालुओं की लगी भारी भीड़। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होगा। संगम में डुबकी के लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। समापन से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है महाकुंभ में, और संतों का समागम, आस्था का सैलाब। बता दें कि 26 फरवरी यानी कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, और ऐसे में संगम का जब समापन होगा तो लगातार लोग पहुंच रहे हैं। 26 फरवरी को एक विशेष स्नान शेष रह गया है, और इसी दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से इस महाकुंभ का आगाज हुआ था। अब तक का 7 करोड़ तक यह आंकड़ा जो है वो 26 फरवरी तक, माफ कीजिएगा, पहुंच जाएगा। और ऐसे में जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो लगातार अब बढ़ रही है महाकुंभ में, क्योंकि समापन की ओर महाकुंभ पहुंच रहा है। संतों का समागम जो है अब 26 जनवरी को इसका समापन हो जाएगा, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, और एक विशेष स्नान बाकी रह गया है जो 26 फरवरी को होगा। उसी के साथ ही सभी श्रद्धालु अभी पहुंच रहे हैं महाकुंभ, और काफी उत्साह यहाँ श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस भव्य मेले का समापन 26 फरवरी को हो जाएगा, और इसके लिए प्रशासन की ओर से तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम थे वो यहाँ चाक चौबंद रहे। श्रद्धालु यहाँ पहुंचे और कड़ी सुरक्षा के बीच स्नान करते हुए नजर आए। और इसी पर हमारे संवाददाता संजय खान हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, 26 फरवरी को समापन हो जाएगा महाकुंभ का, और ऐसे में भी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक विशेष स्नान शेष रह गया है, 26 फरवरी को होना है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है अभी भी महाकुंभ। देखिए पूनम जी, जिस तरीके से 13 जनवरी से शुरुआत हुआ महाकुंभ का आयोजन, 26 फरवरी को यह समापन होगा 5वें स्नान पर, जो अमृत स्नान पर है। शिवरात्रि का, उस शिवरात्रि के स्नान पर से महाकुंभ का समापन हो जाएगा। महज 5 दिन रह गए। आज 21 फरवरी हो गई है। 5 दिन के बाद महाकुंभ का जो आयोजन है वो पूरी तरीके से अंत की ओर है, समापन की ओर है। ऐसे में श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है लगातार संगम क्षेत्र में बढ़ रहा है। अगर अब तक की हम संख्याओं की बात करें तो 13 जनवरी से लेकर अब तक के 58 करोड़ की तादाद में श्रद्धालुओं ने गंगा यमुना के त्रिवेणी पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और जो उम्मीदें जताई जा रही है कि शिवरात्रि के स्नान पर तक 26 फरवरी तक लगभग 65 करोड़ की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में तमाम जो वीवीआईपी है वो भी गणमान्य है। तमाम स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, राज्यपाल है, वो भी पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाए, और तमाम जो वीवीआईपी होते हैं वो भी गंगा यमुना के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा करके पुण्य के भागी बने। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार अमावस्या के स्नान पर्व के बाद लगातार महाकुंभ में आ रही भीड़ों को पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं, और लगातार उनसे निगरानी भी रख रहे हैं। उच्चाधिकारियों से लगातार उसका जायजा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है उसे अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन श्रद्धा जिस तरीके से हिंदुत्व के समागम में, यज्ञ के समागम में एक जनसैलाब, जो हिंदुत्व की आस्था जुड़ी हुई थी कि 144 साल बाद जो अमृत स्नान महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पर हो रहा है, संगम की रेती पर, तो उस अमृत को लेने के लिए, उस त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। लगातार चाहे जितनी कठिनाइयां उनके सामने आ रही है, वो त्रिवेणी संगम में आस्था डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। चाहे वो 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की हो या 50 किलोमीटर की दूरी तय की हो, लेकिन आस्था इतनी भारी पड़ रही है कि उनको दूरियों का भी एहसास नहीं हो रहा हो। प्रयागराज में लगातार समापन की ओर मेला चल रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं का जो आस्था है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही पूनम जी, और लगातार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संजय, क्योंकि अब कुछ ही दिन शेष रह गए, ऐसे में क्या इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम घाटों पर देखने को मिल रहे हैं? क्या प्रशासन अभी भी वहां तैनात है, कड़ी निगरानी रखी जा रही है, और जो सुविधाएं पहले शुरुआत से ही महाकुंभ में दी जा रही थी, चाहे वो बस अड्डे हों, रेलवे स्टेशन हों, क्या इसी तरह की सुविधाएं अभी दी जा रही हैं श्रद्धालुओं को? श्रद्धालुओं को क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब समापन की ओर बढ़ रहा है महाकुंभ? संजय, देखिए, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं की बात करें पूनम जी, तो लगातार योगी आदित्यनाथ इसकी निगरानी कर रहे हैं। और जब मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के बाद लगातार जब भीड़ का आकलन बढ़ता चला गया, तो और भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई। श्रद्धालुओं के और सुगम व्यवस्था के लिए तमाम वो हथकंडे अपनाए गए, चाहे वो सेक्टरों की बात करें या तमाम जगहों की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन या बस अड्डे की बात करें, वहां पर भी स्वास्थ्य के मद्देनजर मैजिक टीम लगाई गई, एम्बुलेंसों को लगाया गया। किसी भी तरीके से अपरिहार्य स्थिति में वहां निपटने के लिए
डॉक्टरों को तैनात किया गया, हर एक चौराहे पे और सुरक्षा तैनात की गई कि किसी भी तरीके से वहां दिक्कतों का सामना न करना पड़े, बल्कि वहां पर ऐसे अधिकारियों को तैनात किया गया। जब आपने देखा कि 28 पीसीएस अधिकारियों को तैनाती दी गई प्रयागराज की मोर्चा संभालने के लिए। उसके बाद अगर घाटों की बात करें तो घाटों में भी तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं पहले थी उसी तरीके से व्यवस्थाओं को पूरी सुचारू रूप से चलाने का काम किया जा रहा है। अगर हम यहाँ की रास्ते की बात करें कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए, तो जो अस्थायी पार्किंग बनाई गई है, जब जगह कम पड़ा अस्थायी पार्किंग बनाई गई, अस्थायी पार्किंग में भी वहां से संचालन किया गया बसों का। जो शटल बसें हैं वो शटल बसें श्रद्धालुओं को बैठा करके गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर रही है। उसके बाद वहां से लेकर के फिर उनके अस्थायी पार्किंग तक पहुंचाने का काम कर रही है, तो श्रद्धालुओं को किसी तरीके से असुविधा ना हो। और श्रद्धालुओं को लगातार प्राइम न्यूज से जब भी बात किया गया तो योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए नजर आए। उन्होंने दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और डिजिटल ये महाकुंभ की सराहना की और तारीफें करते हुए नजर आए कि जो इस महाकुंभ में नहीं आया वो आकर के इस महाकुंभ के आयोजन को देखे और गंगा यमुना के त्रिवेणी पवित्र संगम में वो आस्था की डुबकी लगाए और पुण्य के भागी बने। जिस तरीके से पूरे विश्व का सबसे बड़ा ये महाकुंभ का आयोजन माना जा रहा है, प्रयागराज की धरती से, संगम की रेती से ये महाकुंभ एक साक्षी बनने जा रहा। प्रयागराज की योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसे महाकुंभ का आयोजन हुआ कि जिसमें आस्था का जनसैलाब पूरी तरीके से संख्याओं की तादाद से बढ़कर 60 करोड़ की तादाद से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संजय, क्योंकि जब शुरुआत में यह अनुमान लगाया गया था कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन वो आंकड़ा भी पार हो गया। क्या जो शिविर लगाए गए थे यहाँ, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो और चाहे वो और किसी सुविधा के लिए जो शिविर लगाए गए थे, क्या वो उसी तरह अभी बने हुए हैं वहाँ, और क्या अभी भी उनमें सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन शुरू होता है तो तंबुओं की नगरी, आस्था का शहर कहा जाता है, तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयागराज है। और ऐसे में जब तंबुओं की नगरी बसती है तो पूरे महाकुंभ के आयोजन के समापन तक पूरी तरीके से तंबू शिविर जो होते हैं वो लगातार वहीं पे वैसे बने होते हैं। अगर हम वहां पर कल्पवासियों की बात करें तो उनकी जो आराधना पूजा होती है, जो उनकी तपस्या होती है, वो 1 महीने पूरे होने के बाद वो अपने घरों के लिए रवाना हो जाते हैं। और जो अखाड़े होते हैं, जो हमारे पूज्य साधु संत होते हैं, वो स्नान, तीसरे स्नान पर्व के बाद वो भी वहां से निकलना शुरू हो जाता है, अपने अस्थायी कैंप में जाने के लिए वो सोचते हैं। और कुछ साधु संत जो विशेष होते हैं वो अपने शिविरों में डटे हुए हैं, और जो भी श्रद्धालु जाते हैं उनको इस तरीके से आशीर्वाद प्रदान करते हुए नजर आते हैं। तो पूरा मेला क्षेत्र में अगर स्वास्थ्य की बात करें, अग्निशमन की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तमाम वो जो सुविधाएं शुरुआत में थी वो अभी भी उस तरीके से सुविधाएं प्रयागराज के महाकुंभ के आयोजन में अभी भी देखने को मिल रही। पूनम जी, चलिए ठीक है संजय, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाथरस कांड से जुड़ी बड़ी खबर। हाथरस कांड में भोले बाबा को मिली क्लीन चिट। न्यायिक जांच में भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है। न्यायिक आयोग ने भगदड़ मामले में रिपोर्ट सौंपी। पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार बताया गया। भगदड़ हादसे में 121 लोगों की मौत हुई थी और लगातार भोले बाबा पर एफआईआर दर्ज हुई थी। बता दें कि यहाँ भोले बाबा का सत्संग सुनने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ जुटी थी और एकदम से भगदड़ मचने के बाद 121 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद लगातार इस मामले को लेकर जांच की जा रही थी। हाथरस कांड से जुड़ा बड़ा अपडेट। हाथरस कांड में भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है। न्यायिक जांच में भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है। बता दें कि न्यायिक जांच इसकी चल रही थी। न्यायिक आयोग ने भगदड़ मामले में सौंपी रिपोर्ट। पुलिस की लापरवाही को यहां जिम्मेदार बताया गया है और भोले बाबा को यहां साफ तौर पर क्लीन चिट दे दी गई है। हाथरस कांड से जुड़ी बड़ी खबर। हाथरस कांड में भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है। बता दें कि वही हाथरस कांड है जब 121 लोगों की जान सत्संग के दौरान गई थी। तो हाथरस कांड से जुड़ी बड़ी खबर। भोले बाबा को मिली क्लीन चिट। भगदड़ हादसे में 121 लोगों की मौत हुई थी और अब भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई। तो बड़ा अपडेट हाथरस से जुड़ा हुआ, हाथरस कांड से। बता दें कि हाथरस में हुई भगदड़ के मामले में गठित न्यायिक आयोग ने भोले बाबा को क्लीन चिट दी है और सत्संग उन्हीं के आश्रम में हो रहा था। इस घटना में 121 लोगों की जान गई थी। हाथरस कांड की न्यायिक जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई। बजट पेश होने से पहले बीते गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट पेश की गई, जिसे सदन के पटल पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई। फिलहाल राज्य सरकार ने रिपोर्ट के तथ्यों का सार्वजनिक नहीं किया है।
और हालांकि सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में भोले बाबा को आरोपी नहीं ठहराया गया, जिससे उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस की जांच को सही पाया है और साथ ही भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कई अहम सुझाव भी दिए गए हैं। बता दें कि हाथरस के सिकंदराबाद क्षेत्र के फुलराई गांव में 2 जुलाई 2024 को भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग के बाद एक भगदड़ मची और भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। हादसे की जांच के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। उसके बाद न्यायिक आयोग की जांच चली और अब भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है। आयोग में सेवानिवृत्त आईपीएस भवेश कुमार सिंह और सेवानिवृत्त आईएएस हेमंत राव को सदस्य बनाया गया था। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता दीपेश भारद्वाज हमारे साथ हाथरस से जुड़ गए हैं। दीपेश, न्यायिक जांच चली और उसके बाद भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है और 121 लोगों की जो जान गई थी उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन को ठहरा दिया गया है। जी पूनम, आपको बता दें कि पूरा मामला 2 जुलाई 2024 का है कि जब हाथरस के सिकंदराबाद में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 121 लोगों की असमय मौत हो गई थी, जिसमें तत्कालीन शासन के द्वारा संज्ञान लिया गया था और मुख्यमंत्री के द्वारा भी दौरा किया गया था। मुख्यमंत्री स्तर से तत्कालीन एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और एक 3 सदस्यीय न्यायिक जांच टीम का गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा पूर्व में ही अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई थी। वहीं पुलिस के द्वारा भी 1132 पेज की जो जांच रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट कर दी गई है। वहीं कल बृहस्पतिवार को लखनऊ में जो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम थी उसके द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट कैबिनेट के सुपुर्द कर दी गई है, जिसमें सूत्र बताते हैं कि भोले बाबा को जो न्यायिक आयोग की जो टीम थी उसके द्वारा क्लीन चिट दे दी गई है और पूरी घटना के जिम्मेदार प्रशासन को बताया गया है। वहीं उन रिपोर्ट में जो है पुलिस की जांच रिपोर्ट को भी सही बताया गया है। जी पूनम। बिल्कुल, अब पुलिस प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है दीपेश? जी पूनम, आपको बता दें कि लोकल अभी पुलिस प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि जो न्यायिक आयोग की जो 3 सदस्यीय टीम है उसके द्वारा कैबिनेट के आगे अपनी रिपोर्ट को पेश किया गया है और वो ये जो रिपोर्ट पेश की गई है वो लखनऊ में पेश की गई है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि बजट सत्र के अंदर ही इस जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा सकती है। जी पूनम। बिल्कुल, लेकिन दीपेश अभी तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। कहा यह जा रहा है कि बजट सत्र में इसको सार्वजनिक किया जा सकता है राज्य सरकार की ओर से। जी बिल्कुल पूनम, सूत्र बता रहे हैं कि सुरक्षा कारणों से इस जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है, कैबिनेट के अवलोकन के लिए रखी गई है। कैबिनेट के अवलोकन के बाद बजट सत्र में इसको पेश किया जाएगा, सार्वजनिक किया जाएगा। वही सूत्र ये भी बताते हैं कि जो न्यायिक आयोग की टीम है उसके द्वारा आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी कुछ सुझाव इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। जी पूनम। चलिए ठीक है दीपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है। बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत का बयान। 7 विधायकों ने पहली बैठक की है। हम सदन से सड़क तक इस मुद्दे को ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगली बैठक 24 फरवरी को की जाएगी। ये बड़ा अपडेट, जहां बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग लगातार उठ रही है। बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 7 विधायकों ने पहली बैठक की है और हम सदन से सड़क तक इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और साथ ही अगली बैठक 24 फरवरी को करेंगे।